गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स डे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टॉपिक मेनिया में फिजिक्स में आज एक और बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से ही इसको हम लोगों ने चूज़ किया है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे, जिसमें कि एक हम लोग अप्रोच डेवलप करते हैं, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट रिलेशन पे बेस्ड कई बार जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2022 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत टिपिकल से प्रॉब्लम्स दिखने वाले होते हैं, जो कि मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि भाई कंस्ट्रेंट मोशन में क्या चीज़ें हैं, और इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। फिर हम लोग ये देखें कि 2022 में जेईई मेन में इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक पे आते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली पहले हम लोग ये समझे कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है। तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है बेसिकली ये एक रिस्ट्रिक्शन होता है। मोशन जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है उसको हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक रूम के अंदर हूँ, तो अगर मैं अपने मोशन की बात करूँ तो मैं 2 डायमेंशन में चलने के लिए कंस्ट्रेंट हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता हूँ, तो मेरे मोशन पे ये कंस्ट्रेंट है या फिर ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैं 2 डायमेंशन में ही मूव कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मुझे ऊपर की ओर मूव करना हो तो मैं मूव नहीं कर सकता। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ से जंप कर जाए, बट उसको अगर हम लोग इग्नोर करें तो अगर मैं अपने मोशन की बात करूँ तो मैं 2 डायमेंशन में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंड हूँ या रिस्ट्रिक्टेड हूँ। तो जहाँ पर भी कोई कंडीशन लग जाएगी मोशन पे, वो उस तरह का मोशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन होता है। तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं। जैसे कंस्ट्रेंट मोशन में मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज करिए कि ये कोई 2 ब्लॉक्स हैं और ये दोनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से। 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं जो कि लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है। ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ऐसे ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए 2 ब्लॉक्स हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक ब्लॉक को जो आगे है, इसको हमने कोई एक वेलोसिटी दी। मान लीजिए मैंने इधर वाले ब्लॉक को कोई एक वेलोसिटी दी v1, और इसको वेलोसिटी देने की वजह से दूसरा ब्लॉक भी चलने लगता है किसी वेलोसिटी v2 से। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे हमने जो स्ट्रिंग कंसीडर किया है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में क्या होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी, दोनों साइड से वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अलोंग बात करें, तो जैसे ये v1 वेलोसिटी है अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसी तरह से v2 वेलोसिटी की बात करें तो ये भी किधर है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ऐसे केस में क्या होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ध्यान क्या रखना है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिमेन सेम। तो क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिमेन सेम। कौन से डायरेक्शन में, अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो लेंथ के डायरेक्शन में अगर यहां से हमने वेलोसिटी देखा है v1, दूसरे साइड से हमने वेलोसिटी देखा है v2, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर हुए, क्योंकि हमने इन दोनों ब्लॉक के मोशन में एक कंडीशन लगा दिया कि भाई ये दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, और वो भी स्ट्रिंग ऐसी है जिसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। अब इसमें ही सपोज करिए कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता ऐसा कुछ। इसी में मैं एक दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और आगे जो ब्लॉक है उसके पास कोई एक वेलोसिटी है इस तरह से।
ये वेलोसिटी है v1 और ये हॉरिजॉन्टल के साथ किसी थीटा एंगल पे है, जबकि दूसरा ब्लॉक चल रहा है हॉरिजॉन्टली v2 वेलोसिटी से। ऐसी कोई सिचुएशन है और स्ट्रिंग हमने वैसा ही यूज किया है, इनएक्सटेंसिबल लाइट। तो इस केस में भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी पूरी तरह से तो लेंथ के ही डायरेक्शन में है, तो ये वाली वेलोसिटी पूरी पूरी यूज होगी v2। जबकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा जो cos थीटा के साथ होगा, वो ही लेंथ के अलोंग होगा। तो v1 हम लोग cos थीटा के साथ लिखेंगे और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी तरह की चीज़ें हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बहुत बेसिक सी चीज़ ली है कि भाई अगर कोई ऐसे स्ट्रिंग से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिमेन सेम। लेकिन इसमें इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। तो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, इसको भी हम लोग एक बार समझते हैं। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, तो बेसिकली मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क ये अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहली बात तो यहाँ पर हमें कुछ वर्क के बारे में डिस्कशन करना होगा, और वर्चुअल वर्क बोला जाए तो वर्चुअल का मतलब क्या है, जो एक्चुअल नहीं है। तो बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन का हिसाब लगाते हैं, ये मानते हुए कि कुछ वर्क हो रहा होगा, लेकिन इनफैक्ट वहाँ पर कोई वर्क हो नहीं रहा होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वर्क क्या होता है, ज़ीरो। वहाँ पर ऐसे केसेस में जहाँ पे वर्क ज़ीरो रहेगा, फिर भी हम लोग वर्क डन का एक कैलकुलेशन लिखते हैं और उसको ज़ीरो से इक्वेट कराते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ कंडीशन मिल जाती है। तो ये काम कैसे करता है, तो भाई इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी जो केसेस हमने लिए, ऐसे कोई दो ब्लॉक्स हैं जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दो ब्लॉक्स हैं जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मान लेते हैं इनको हमने एक स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है इस तरह से, और इसमें किसी एक ब्लॉक को एक वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे इसके पास v1 जो कि थीटा एंगल पर है, जबकि दूसरा हॉरिजॉन्टली चल रहा है किसी वेलोसिटी v2 से। ऐसा यहाँ पर दिया गया है, इस तरह की एक सिचुएशन है। तो अब इसमें देखिए मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। तो बेसिकली ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी उसमें कुछ टेंशन हो सकता है, और स्ट्रिंग का टेंशन जब ये आइडियल होगा, दोनों साइड से टेंशन एक जैसा आएगा, तो हम लोग उस टेंशन का वर्क लिखते हैं इस पूरे सिस्टम पे, और उस वर्क डन को हम लोग किससे इक्वेट कराते हैं, ज़ीरो से। तो वर्क डन का हिसाब कैसे होगा, वर्क डन का हिसाब होगा इसमें, अगर हम लोग इसमें पहले वाले ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फर्स्ट ब्लॉक का हम लोग कोई डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें x1, और सेकेंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में x2। तो यहाँ पर अब हम लोग अगर स्ट्रिंग के टेंशन की बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक पे टेंशन T इधर कहीं अप्लाई हो रहा होगा, और दूसरे ब्लॉक पे टेंशन T राइट वाले डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। तो इस ब्लॉक पे अगर हम लोग टेंशन का वर्क लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे T डॉट टेंशन वाला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट x1, और इस पे अगर हम लोग वर्क लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे T डॉट x2। टेंशन का टोटल वर्क जो यहाँ इस सिस्टम पर मिलेगा हमें, वो इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का जो टोटल वर्क है वो सॉरी एक्सक्यूज मी,
तो यहाँ पे जो वर्क है वो वर्ग मिलके 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस सिस्टम के लिए इसको लिखते हैं समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। इसकी हेल्प से देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो कितनी इजीली सॉल्व होगा। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर इसको एक बार टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी। तो यहीं से एक दूसरा रिलेशन हमें मिलेगा, समेशन t डॉट वी, टेंशन और वेलोसिटी के डॉट का समेशन भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इसी तरह से एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लिया जाए तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्सेलरेशन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट ए विल ऑल्सो बी 0। ये कंडीशंस है जिनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज करें कि हमारा यही प्रॉब्लम था जो हमने पीछे सॉल्व किया है। अगर इस प्रॉब्लम को हमें वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना होता तो इसके लिए टी डॉट वी की वैल्यू क्या आएगी, टी वी वन कॉस थीटा माइनस के साथ। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे आएगा, माइनस ऑफ टी वी वन कॉस थीटा, और यहाँ पर टी और वी टू दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस के साथ लिखेंगे टी वी टू, और ये दोनों मिलके क्या आने चाहिए, 0 के बराबर। टी कॉमन है, उधर जाके 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो v2 की वैल्यू v1 कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पे जनरली जेई मेन में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। और जेई मेन 2022 में ही पूछा गया है, जून 26 ऑफ जून में। ये कंस्ट्रेंट मोशन पे ही बेस्ड एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर a1 a2 a3 एंड a4 आर द एक्सेलरेशंस ऑफ मासेस m1 m2 m3 एंड m4 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए कौन सा रिलेशन ट्रू है जिसमें m1 m2 m3 और m4 ये 4 मासेस हैं, इनके एक्सेलरेशन को बताया गया है a1 a2 a3 और a4। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम में नहीं बताया गया है, तो हम लोग स्ट्रिंग और पुली को आइडियल मान के चलते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग है किसी एक स्ट्रिंग का टेंशन इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं टी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने टेंशन को सपोज किया टी। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, इधर भी टेंशन क्या होगा, टी के बराबर। लेकिन अगर इधर टेंशन टी है इधर टी है तो इसके ऊपर वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो इन दोनों के सम के बराबर आ जाता है, अगर पुली और स्ट्रिंग आइडियल है तो। अच्छा, ये टी और टी है तो यहाँ 2t हो गया, और ये वाली स्ट्रिंग इधर तक एक ही जैसी है तो इसमें भी टेंशन क्या होगा, 2t। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन 2t है, यहाँ पे टेंशन 2t है, तो इसके ऊपर वाले स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ t। और यही स्ट्रिंग इस ब्लॉक के साथ भी जुड़ी हुई है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ t। अभी इसमें m1 m2 m3 m4 इन सब का एक्सेलरेशन हम लोग अपवर्ड सपोज कर लेते हैं, a1 a2 a3 और a4। तो हमें कैलकुलेशन में क्या लिखना है भाई, समेशन t डॉट a, पूरे सिस्टम के लिए समेशन t डॉट a मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसके लिए देखिए हमें डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से लिखना है। m1 के लिए इस पे टेंशन क्या है, 4t, और एक्सेलरेशन इसका क्या लेना है हमें, a1। m1 का एक्सेलरेशन लेना है a1 और टेंशन है 4t, और दोनों का डायरेक्शन हमने ऊपर सपोज किया है। दूसरा देखिए m2, इस पे टेंशन है 2t, मास है m2, इसका एक्सेलरेशन क्या लेना है, a2। थर्ड ब्लॉक पे देखिए टेंशन t, इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लेते हैं a3, है ना। और फोर्थ के लिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में a4। तो एक तरफ से t डॉट ए में लिखते जाना है, यहाँ पर t डॉट ए क्या आएगा, 4t a1। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, 4t मल्टीप्लाइड बाय a1। दूसरे वाले के लिए देखिए 2t a2, दोनों सेम डायरेक्शन में तो डॉट लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t a2। थर्ड के लिए t और a3 सेम डायरेक्शन में तो प्लस t a3।
फोर्थ के लिए क्या लिखना है, टी और A4 सेम डायरेक्शन में है, इसलिए टी डॉट ए की वैल्यू टी इंटू A4 और ये चारों मिलके क्या हो जाने चाहिए थे, 0। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, टी को कॉमन करके RHS में ले जाएंगे, 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा और अपने पास ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A3 प्लस A4 बिकम्स 0। तो अब हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है इसमें। तो भाई पहला ऑप्शन देखिए 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4, तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। तो देखिए ये कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर हम लोग इसको जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूं तो हार्डली ये 20 to 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है और इस अप्रोच से बहुत ईजिली सॉल्व हो रहा है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि ठीक है ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम हो गया, बट इसमें अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड करना हो, है ना, थोड़ा और अच्छे लेवल पे अगर ऐसे प्रॉब्लम्स को पूछना हो तो उसमें कैसे पूछा जा सकता है। तो मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से आपको करा देता हूँ। तो सपोज करिए कि मैंने एक ऐसा सिस्टम कंसीडर किया है, ऐसा एक सिस्टम कंसीडर किया जिसमें कि ये एक पुली है, आइडियल है, इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद दूसरे साइड एक और पुली है और इस पे भी दूसरी वाली जो पुली है यहाँ से एक स्ट्रिंग और पास हो रही है और ये दोनों स्ट्रिंग साइमल्टेनियसली एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और इसके दूसरे साइड एक दूसरा ब्लॉक और है। ऐसी कोई सिचुएशन है। सपोज करिए कि इधर वाले ब्लॉक का मास दे दिया गया है m और इधर वाले ब्लॉक का मास गिवन है 9m और इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। तो जैसा जेईई मेन में प्रॉब्लम पूछा गया उससे एक ऊपर लेवल करके मैं ये प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें क्या, दो ब्लॉक्स दे दिए गए, दोनों के मासेस दे दिए गए और दोनों का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें न्यूटन्स लॉ की भी हेल्प लेनी होगी। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो हमें कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प लेनी होती है और उसके साथ न्यूटन्स लॉ की हेल्प लेनी होती है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला काम यही है, स्ट्रिंग में कहीं पे एक जगह टेंशन टी सपोज कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आइडियल स्ट्रिंग है और एक ही है तो इसमें भी टेंशन टी होगा, बट इसमें टी है इसमें टी है तो इसके ऊपर वाले स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो जाएगा, 2t, और ये सेम स्ट्रिंग यहाँ पुली के ऊपर से पास होके आ रही है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, 2t। अब एक बार को हम लोग इसमें दोनों का एक्सेलरेशन सपोज कर लेते हैं, किसी एक का एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1, दूसरे का एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के लिए ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, आपको जैसा समझ में आए, जिसको अपवर्ड मानना है मानिए, जिसको डाउनवर्ड मानना है मानिए और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही है और अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए जैसे एक ऑब्वियस सी बात यह है कि इनमें से कोई एक नीचे आएगा दूसरा ऊपर चलेगा, लेकिन मान लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता है तो मैं क्या करूं, मैंने दोनों को ऊपर चलता हुआ मान लिया या दोनों को नीचे चलता हुआ मान लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक बार को मैं दोनों को ही ऊपर चलता हुआ मान लेता हूं कि भाई ये छोटा ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और बड़ा ब्लॉक किसी a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो पहली बात यह कि हमें a1 और a2 को आपस में रिलेट करना होगा, जिसके लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए हमें क्या करना है, पहला काम है समेशन ऑफ t डॉट a मस्ट बी 0 और इसके बेसिस पे हम लोग चले तो इस ब्लॉक पे टेंशन t है और एक्सेलरेशन है a1, तो t इंटू a1, t डॉट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ta1। 9m वाले ब्लॉक पर देखिए इस पे टोटल टेंशन कितना आ रहा है, 3t। ये दो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है साइमल्टेनियसली, एक में टेंशन t दूसरे में 2t, तो इस पे 3t टेंशन है, 3t a2, ये इसके लिए t डॉट a की वैल्यू होगी 3t a2 और ये मिलके क्या आना चाहिए, 0। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि भाई a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कंस्टेंट रिलेशन है जिसको हम लोग जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की। तो देखिए जैसे ये m मास का ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a1 से, तो इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया जाए तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इस पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे
T माइनस एम जी इज इक्वल टू MA1, T माइनस एम जी इज इक्वल टू MA1। दूसरे वाले ब्लॉक देखिए यहां पर, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है A2 से, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3T माइनस 9mg, 3T माइनस 9mg बराबर क्या लिखना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 9ma2, 9ma2। अच्छा 3a2 को हम लोग -a1 लिख सकते हैं, 3a2 को -a1 लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें कि अगर ये दोनों इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं तो भाई ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन के साथ इसको ऐड कर देते हैं और देख लेते हैं क्या मिलता है। यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3t माइनस 3t तो हो गया 0, तो टेंशन तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये होगा 9mg माइनस 3mg, तो अपने पास बचेगा 6mg बराबर यहां से क्या आएगा हमारे पास, 3ma1 माइनस 9ma2, 3ma1 माइनस 9ma2। a1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3a2, a1 को क्या लिख सकते हैं, -3a2। तो a1 को रिप्लेस कर दीजिए, -3a2 और 3m, तो ये हो गया माइनस में 9ma2 और ये भी है -9ma2। ओवरऑल क्या हो गया, माइनस ऑफ 18ma2, m से m कैंसिल कर देते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा और a2 की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस में g/3, a2 की वैल्यू है -g/3। a2 की वैल्यू अगर -g/3 है तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी g के बराबर। तो ये दो आंसर अपने जो रिक्वायर्ड है वो मिल गए हैं। और इसको भी अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए A2 अपना नेगेटिव आ गया। A2 के नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि ये जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो हमने गलत एज्यूम कर लिया। इनफैक्ट क्या होगा, ये 9m वाला ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होगा g/3 एक्सेलरेशन से, और A1 पॉजिटिव ही आया है। इसका मतलब A1 का डायरेक्शन अगर हमने ऊपर सपोज किया था तो वो सही सपोज किया है, और A1 का एक्सेलरेशन होगा g अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह के ही प्रॉब्लम्स इसमें क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं। और ये जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने आज यहाँ डिस्कस किया। तो आज के लिए टॉपिक मेनिया में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में जाने से पहले अगर आपको PDF रिक्वायर्ड हो या फिर अगर आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रिक्वायर्ड हो तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।